सभा के बीच गौरी आगे बढ़ी। उसने कमर से अपनी शादी की लाल चुनरी निकाली, वही चुनरी जिसे पहनकर वो रानी बनने का सपना तो नहीं पर एक शांत सुखी जीवन का सपना देखा करती थी। आज वो चुनरी एक नए उद्देश्य के लिए उठने वाली थी। गौरी ने उस लाल चुनरी का एक लंबा टुकड़ा फाड़ा और उसे भैरव सिंह की तलवार की नोक पर बांध दिया। फिर ऊंची दृढ़ आवाज में बोली, ये लाल रंग मेरे सुहाग का प्रतीक था। राजा ने इसे मेरे अपमान का रंग बनाने की कोशिश की, पर आज से ये लाल पताका हमारे क्रोध, हमारे बलिदान और हमारे न्याय के संकल्प का प्रतीक होगी। ये रंग हर उस निर्दोष की हत्या का रंग है जो इस अत्याचारी शासन में मारा गया। हम इस लाल झंडे के नीचे तब तक लड़ेंगे जब तक इस राज्य का आसमान फिर से साफ न हो जाए। सभा गूंज उठी। भवानी सरदार भैरव सिंह की। हजारों तलवारें एक साथ खिंच गई और हर आंख में एक ही संकल्प चमक रहा था, राजधानी चलो। अब गौरी सिर्फ एक लोहार की पत्नी नहीं थी, वो क्रांति की नायिका बन चुकी। चढ़ते सूरज की लाली अभी दूर थी, पर क्रांति की लाली पहले से ही राजधानी की ओर कूच कर चुकी थी। और सबसे आगे थी वो गर्व से लहराती लाल पताका, जो एक अत्याचारी राजा के अंत की कहानी लिखने वाली थी। राजधानी की ओर बढ़ता हुआ ये काफिला अब कोई साधारण सेना नहीं था, ये एक चलता फिरता विद्रोह था। जैसे जैसे वे गांव और कस्बों से गुजरते, भूख से त्रस्त पीड़ित प्रजा अपने घरों से निकल आती। जब वे भैरव सिंह की लाल पताका देखते और उसके पीछे चलती गौरी की शांत तेजस्वी मूर्ति को देखते, तो उनके मुरझाए चेहरों पर आशा की एक नई लाली दौड़ जाती। किसान अपनी जंग लगी दरांतियां और फावड़े लेकर जुड़ जाते, लोहार अपनी अधूरी तलवारें और हथौड़े लेकर साथ हो लेते, माताएं अपने भूखे बच्चों का वास्ता देकर अपने पतियों को विदा करती। ये अब राजा के खिलाफ युद्ध नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ एक महायज्ञ था। और गौरी उस यज्ञ की मुख्य पुरोहित बन चुकी थी। लोग अब उसे गौरी नहीं, अग्निपुत्री या क्रांति माता कहकर पुकारते थे। रामू, जो अब भैरव सिंह की सेना में एक महत्वपूर्ण सेनापति बन चुका था, इस जन सैलाब को व्यवस्थित कर रहा था। उसका हथौड़ा अब सिर्फ लोहा नहीं, बल्कि एक बिखरे समाज को एक फौलादी सेना में ढाल रहा था। उधर राजमहल में जब एक कांपते हुए गुप्तचर ने इस विद्रोह की खबर दी, तो राजा विक्रमसेन हंस पड़ा। एक लोहार की बीवी और किसानों की सेना? भैरव सिंह बूढ़ा हो गया है, उसका दिमाग फिर गया है। वे राजधानी की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही थक कर मर जाएंगे। लेकिन मंत्री बुद्धि सिंह की आंखों में ये लापरवाही नहीं थी। वो बोला, महाराज, आग की एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। और इस विद्रोह की चिंगारी वो औरत है जिसकी बुद्धि को हम पहले भी देख चुके हैं। हमें उन्हें राजधानी के बाहर ही रोकना होगा। राजा ने मदिरा का प्याला होंठों से लगाते हुए कहा, रोकना नहीं, बुद्धिसेन, कुचलना। जब वे शहर के पास आए तो हम उन पर ऐसा प्रहार करें कि भविष्य में कोई भी किसान राजा के खिलाफ सिर उठाने का सपना भी न देख सके। पूरी सेना को उत्तर द्वार पर तैयार करो, उन्हें वहीं मौत के घाट उतार देंगे। बुद्धिसेन ने सिर झुकाया, पर उसके मन में एक और भी कुटिल योजना चल रही थी। वो फुसफुसाया, महाराज, क्यों ना उन्हें थोड़ा और पास आने दें। शहर की दीवारों के ठीक नीचे एक संकरी घाटी है। जब उनकी भीड़ उस घाटी में घुसेगी, हम ऊपर से आग के गोले और भारी पत्थर बरसाएंगे। वे चूहेदानी में फंसे चूहों की तरह मारे जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। राजा की आंखों में एक पैशाचिक चमक फैल गई। अपनी ही प्रजा के नरसंहार का ये विचार उसे रोमांचित कर गया। वो गर्जा, ऐसा ही होगा। उनकी लाल पताका को मैं उनके ही खून से और लाल कर दूंगा। गौरी, रामू और भैरव सिंह जब राजधानी से एक पड़ाव दूर पहुंचे, तो उनके गुप्तचरों ने राजा की उस भयानक योजना का राज खोल दिया। संकरी घाटी पूरी तरह एक खुला मौत का फंदा थी। भैरव सिंह ने तलवार खींचते हुए कहा, हम घाटी से नहीं गुजरेंगे, हम सीधा हमला करेंगे, चाहे कीमत कितनी भी भारी क्यों न हो। लेकिन
गौरी ने उनका हाथ थामकर रोक दिया। उसकी नजरें राजधानी के धुंधले क्षितिज पर टिकी थीं। वो बोली, सरदार, राजा चाहता है कि हम क्रोध में आकर उसी बिछाई हुई बिसात पर कदम रखें। वो हमारी ताकत से लड़ना चाहता है, लेकिन हम उसकी ताकत से नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ेंगे। रामू ने पूछा, राजा की सबसे बड़ी कमजोरी? गौरी बोली, उसका अहंकार और अपनी प्रजा से पूरी तरह कटा हुआ होना। वो सोच भी नहीं सकता कि उसकी भूखी